साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आप सभी को मालूम है ही कि 5000 MCQs की प्रश्नों की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। कितने 5000 क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, जो कि हमारी AGTA और शुगर केन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हमारे जो यूपी से रिलेटेड एग्जाम है जिनमें एग्रीकल्चर आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी साथियों। और आप सभी को ये तो मालूम होगा ही कि AGTA की वैकेंसी है वो आने वाली ही है, तो आप लोग देखिए तैयारी करते जाइए। और जो हमारा धरना वगैरह है वो तो आप लोगों को मालूम है ही कि 6 जून 2022 को धरना करना है। वहाँ पर सब लोग धरने में बिल्कुल पहुँचें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और अपने हक़ की लड़ाई लड़ें जी साथियों। तो उसके ये तो होता रहता है, ये भी करना है, और अपनी पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई में टाइम देते जाइए जी साथियों, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर का वेटेज है कम से कम पिछले एग्जाम में जो 2019 में हुआ था उसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, और ज़्यादा भी इससे प्लस आए थे, 40 के प्लस 30 से 40 क्वेश्चन के समथिंग एग्रीकल्चर के आए थे पिछले एग्जाम में 2019 में, क्योंकि मैंने उसको देखा है जी साथियों। तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर पे फोकस करें। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर तो मान लीजिए हमें आती है, एग्रीकल्चर तो हो ही जाएगी, हम मैथ और वगैरह हिंदी और GS में फोकस करें। तो भाई GS में भी हमारे यूपी GK का पोर्शन आता है जिसको हम लेके आएंगे, जो कवर करना है। रीजनिंग होती है, रीजनिंग काफ़ी अच्छी लेवल की आती है, मॉडरेट आती है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ हार्ड हो, मॉडरेट पेपर रीजनिंग आती है जी साथियों। तो बिना देर किए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर साथियों। देखिए साथियों, कल का जो हमारा जो तीसरा सीरीज़ थी प्रश्नों की, उसमें हमारा एक क्वेश्चन था लास्ट में, 132वां क्वेश्चन था। उसमें दिया हुआ था आलू की जो है बीज दर क्या है। तो हमारे 20 से 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है जी साथियों। उसमें 10 से 12 कुंतल था, वो ऑप्शन मैंने देखा नहीं था, वो मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा जी साथियों। तो ये हमारा 133वां क्वेश्चन है, 132वां नहीं 133वां क्वेश्चन है जी साथियों। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो देखिए सवाना घास के जो मैदान है जो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं जी साथियों। और रूस में देखिए, जो अब चलते हैं कुछ घास के मैदान देख लेते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे पंपास हैं, तो पंपास हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? जो पंपास होते हैं, तो पंपास घास के मैदान हमारे अर्जेंटीना और उरुग्वे में। और स्टेपीज होते हैं, वो हमारे स्टेपीज होते हैं जो यूरेशिया, पश्चिमी रूस प्लस मध्य एशिया, पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में हमारे स्टेपीज पाए जाते हैं जी साथियों। और हमारे जो डाउन्स होते हैं, डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। जो प्रेरी होते हैं वो हमारे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और जो कंपोज होते हैं वो ब्राज़ील में कौन से कंपोज पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और पटाना तो हम लोगों को मालूम ही होगा, पटाना अपना क्या है? लंका पटा, लंका को पटाना है, तो लंका में क्या है? पटाना है। लंका में पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं जी साथियों। उत्तर प्रदेश में कृषि सघनता का प्रतिशत क्या है? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि सघनता का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 148.25, 148.25, अर्थात ये 149% के समथिंग जा रहा है। कितना? 149% के। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए साथियों, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की बात रही। यदि कभी पूछ दिया जाए कि हमारे भारत में कृषि सघनता प्रतिशत क्या है, तो हमारे भारत में 142% है। कितना? 142% हमारे इंडिया में कृषि सघनता है। उत्तर प्रदेश में हमारे कुल जो सिंचित क्षेत्रफल है वो हमारा 196.12 लाख हेक्टेयर है। ये कितना है? लाख हेक्टेयर है। और हमारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है हमारा 134.35 लाख हेक्टेयर, 134.35 लाख हेक्टेयर जी साथियों। यदि हमारे भारत में पूछ दिया जाए, यदि हमारे इंडिया की बात है, तो हमारे इंडिया में कुल क्षेत्रफल 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है साथियों। और बुवाई होती है, बुवाई कितने क्षेत्रफल में होती है? तो बुवाई हमारे 140.1 मिलियन हेक्टेयर में होती है। ठीक है साथियों। तो आप लोग इन पॉइंटों को बिल्कुल नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी साथियों। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। जो नारियल है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है जी साथियों। पहले स्थान में हमारा आता है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। दूसरा आता है फिलीपींस, तीसरा आता है हमारा इंडिया।
ठीक है साथियों। तो पहले में जो हमारा इंडोनेशिया है, तो देखिए इंडोनेशिया हमारा 139.34 लाख मीट्रिक टन जो क्या है नट का उत्पादन करता है। और हमारा जो फिलीपींस 138.25 मिलियन टन जो है नट का उत्पादन करता है। और भारत हमारा 22,221.67 मीट्रिक मिलियन टन क्या है ये उत्पादन करता है। जी साथियों, देखिए इसमें कुछ और पॉइंट आप नोट करते जाइए, जैसे कि जो हमारा जो विश्व में हमारे भारत कितना है 34% नारियल का उत्पादन करता है, पूरे विश्व का 34%। जी साथियों, देखिए जैसे कि हमारे यदि इंडिया की बात आ जाए, इंडिया है हमारा, भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, केरल हमारा टॉप में है। केरल के बाद में हमारा कर्नाटक आता है, और कर्नाटक के बाद में हमारा तमिलनाडु आता है। क्या आता है? तमिलनाडु आता है। जी साथियों, और विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को हमारा विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। जी साथियों, और हमारे भारत में 9,687 नट प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है। ये क्या है? उत्पादकता है हमारे भारत में। जी साथियों, 760 हेक्टेयर में क्या है? हमारे भारत में 760 हेक्टेयर में नारियल की खेती की जाती है। ये साथियों, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। भारत की प्रमुख दाल है, तो साथियों देखिए भारत की जो प्रमुख दाल है वो चना है। क्या है? चना है। इसको क्या है? गरीबों का प्रोटीन कहते हैं। दालों को गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है। दालों को गरीबों को प्रोटीन कहा जाता है। देखिए भारत में हमारे पहले 51.1 ग्राम, 1971 की बात है, 51.1 ग्राम प्रतिदिन दाल की उत्पादन मान लीजिए आदमी तक पहुंचती, लेकिन अब कितनी हो गई है? 41.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। जी साथियों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और हमारे यदि विश्व लेवल में देखा जाए तो 80 ग्राम प्रतिदिन, 80 ग्राम क्या है? प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को दाल की उपलब्धता सुनिश्चित मान लीजिए है, इतनी दालें होती हैं। देखिए दाल का एक पॉइंट और आप लोग नोट डाउन करना, गेहूं से दोगुना, गेहूं होता है गेहूं से 2 गुना, और जो हमारा चावल होता है चावल से 3 गुना प्रोटीन पाया जाता है। क्या? गेहूं से 2 गुना और चावल से 3 गुना प्रोटीन पाया जाता है। विश्व का 25% दाल का उत्पादन हमारे भारत में होता है। जो विश्व होता है उसका 25% दाल का उत्पादन हमारा इंडिया करता है। और भारत में दाल के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? एमपी का है हमारे। और यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। जी साथियों, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। यूपी में देखा जाए, देखिए साथियों, यूपी में 25.94 लाख मीट्रिक टन 25.94 लाख मीट्रिक टन चना का उत्पादन होता है। 25.94 लाख मीट्रिक टन। जी साथियों, और यदि देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में 10.65 कुंतल प्रति हेक्टेयर ये क्या है? उत्पादकता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित हुई है। और देखिए साथियों, हमारी जो अभी योगी सरकार बनी, इसने लक्ष्य रखा है दाल के लिए कि जैसे हमारी जो दाल होती है उसके उत्पादन का, जो अभी चना बताया था, 12.41 कुंतल प्रति हेक्टेयर, क्योंकि अभी तक 10 कुंतल थी, अब उसमें 2 कुंतल प्लस कितनी उत्पादकता का लक्ष्य रखा है। जी साथियों, और कुल मिला के चने का उत्पादन 35.79 मिलियन टन उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। दाल उत्पादन में सबसे पहले एमपी, उसके बाद में यूपी, फिर हमारा महाराष्ट्र, और उसके बाद में राजस्थान का नंबर है। राजस्थान चौथे नंबर में है। जी साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और उसको देखते हैं। जी साथियों, कृषि पारिस्थितिकी अंचलों का निर्धारण करने वाले परितंत्र के 2 अवयव हैं तथा जीवी और अजीव अवयवों में शामिल हैं, वो कौन से हैं? तो देखिए साथियों, इसमें से जल, खनिज, लवण, वायुमंडलीय गैसें जैसे द्रव, प्रकाश, ऊष्मा और संचित ऊर्जा, ये क्या है? ये सभी आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी साथियों, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की कृषि प्रणाली में अधिकतर प्रमुखता है। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वहाँ पे क्या है? उद्यान कृषि की जाती है। कौन सी?
उद्यान कृषि की जाती है, उद्यान कृषि की प्रमुखता है। ठीक है साथियों। वर्षा ऋतु में पिलाई या कच्ची लकड़ी के बने दरवाजे प्राय फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? देखिए साथियों, देखिए जो परासरण होता है, परासरण में क्या होता है? परासरण में जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, जैसे कि जल में स्याही की बूंद डालने पर समांगी मिश्रण का बनना। और जो विसरण क्या होता है? विसरण होता है हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बनाना विसरण कहलाता है। और अवशोषण हमारा, अवशोषण किसी चीज़ को सोख लेने की प्रक्रिया को, जैसे गैस या द्रव को ठोस में सोखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग अवशोषण कहते हैं। जैसे कि फ्रीज होता है हमारा, ठीक है साथियों, जैसे फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर हमारा, वैसे ही जब वर्षा ऋतु आती है जो दरवाजे होते हैं पानी को क्या अवशोषित करते हैं, अवशोषण करते हैं उसका, और फूल जाती है, जो पिलाई होती है वो फूल जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अवशोषण कर लेते हैं ये पानी का, और जिससे उनकी लकड़ी क्या फूल जाती है, तो क्या है दरवाजे फूल जाते हैं। जी साथियों, ठीक ना बनने होने के कारण ये तो गलती है, वैसे कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्रीय नियोजन शुरू किया गया? तो देखिए साथियों, ऐसा हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्लान है जो नियोजन चालू हुआ था। जी साथियों, जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल कौन सी है? जो जूट की होती है उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल कौन सी ली जा सकती है? तो वो हमारी चावल है। कौन सा साथियों? चावल। देखिए चावल का जो बोटेनिकल नेम है ओरेजा सटाइवा है। भारत का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न किसका प्रयोग होता है? हमारा चावल का, और चावल के बाद में गेहूं का। सबसे ज़्यादा चावल का ही प्रयोग हमारे भारत में होता है। देखिए चावल उत्पादन में सबसे पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, उसके बाद में हमारा यूपी है, और उसके बाद में हमारा पंजाब है। जी साथियों, और देखिए अब हम चलते हैं जूट की ओर। तो जूट उत्पादन में सबसे अव्वल स्थान है हमारा, फर्स्ट नंबर पे पश्चिम बंगाल, और सेकंड नंबर है हमारा बिहार, और हमारे थर्ड नंबर में असम है। थर्ड नंबर में क्या है? असम है साथियों। यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल था फर्स्ट में। ठीक साथियों, तो इसको हो गया। अब चलते हैं 142वें क्वेश्चन की ओर। छायादार स्थान सैडी पैलेस में उगने वाले पौधे निम्नलिखित क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें क्या होता है, उन पौधों की पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं, जिसके कारण वो क्या है अधिक भोजन बनाने की चेष्टा करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। स्कर्वी रोग न हो इसके लिए मानव आहार में निम्नलिखित फलों में से कौन सा एक फल सबसे उपयोगी है? तो देखिए साथियों, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी कारण होता है, इसलिए हम लोग क्या है आंवला का सेवन करेंगे तो हमें स्कर्वी रोग नहीं होगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। जी साथियों, बोए गए क्षेत्र के अनुसार भारत में निम्नलिखित फसलों में से किस एक फसल की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है? तो साथियों ये हमारी कौन सी जूट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जूट हो जाएगी। और जूट के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ कि जूट उत्पादन में हमारे भारत में सबसे अव्वल स्थान, प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। जी साथियों, कृषि में मशीनीकरण खेतिहर मजदूरों का विस्थापन करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस धारणा का पूर्ण समर्थन नहीं करता है? मतलब कृषि की धारणा की जो दी हुई है इस धारणा का पूर्ण समर्थन नहीं करता है। पहला ऑप्शन है नौकरियों की तलाश में खेतिहर मजदूर अधिक संख्या में शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। नौकरियों की तलाश में खेतिहर मजदूर क्या है खेत का काम करते हैं, फिर जो टाइम जैसे बचता है कुछ महीनों को खेती बुआई के बाद तो क्या है शहरों की ओर निकल पड़ते हैं नौकरी की तलाश में। मशीनीकरण के बाद वस्तुतः उपयोग में लाए गए मानव दिवसों की कुल संख्या बढ़ रही है। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मानव दिवसों की संख्या नहीं बढ़ रही है। खेतिहर मजदूरों में, अब ऑप्शन तीसरे की ओर चलते हैं, खेतिहर मजदूरों में अपने कौशल को सुधारने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है।
श्रम की सीमांत उत्पादकता घटती जा रही है, ये भी सही है। तो हमारा क्या ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। ये क्या है इसका, ये गलत हो रहा है साथियों। ठीक है साथियों, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई स्वकर्षित जोत वह होती है जिसमें कृषि उत्पादन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जमीन शामिल हो। स्वकर्षित जोतों के आकार में बढ़त का मुख्य कारण क्या होता है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ये हमारा ऑप्शन ही रहा। दूसरा है भूमि उद्धार की स्कीम है। तीसरा जोतों की चकबंदी। तो साथियों हमारा जोतों की चकबंदी और सिंचाई सुविधाओं की नहीं, जोतों की चकबंदी तो होगा ही, और जो हमारी सिंचाई सुविधाएं, हाँ सिंचाई सुविधाएं और जोतों की चकबंदी, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी साथियों। ये कूट है, इस पे कूट को देखना पड़ेगा थोड़ा, इसमें ज़्यादा जूम था। तो चलिए हम लोग ये 47 क्वेश्चन को देखते हैं। आमतौर पर फलदार पेड़ साल भर में एक ही बार फलते हैं, लेकिन भारत में कुछ पौधे साल में 2 बार फल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए साथियों, काजू, अंगूर, कटहल, अनार, तो कौन कौन से आते हैं आपको ये बताना है। तो हमारा अंगूर आता है, कटहल भी साल भर फल देता है और अनार भी फल देता है, लेकिन हमारा काजू नहीं देता है। तो 2, 3, 4 किस्में, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी साथियों। भारत के संपूर्ण बुवाई क्षेत्रफल और वनों का औसत अनुपात क्या है? तो देखिए साथियों, ये हमारा 48.4% है। कितना? 48.4% है। भारत में खरीफ मौसम का प्रमुख दलहन है, जो खरीफ मौसम का है वो प्रमुख दलहन कौन सा है? देखिए साथियों, जो वन होते हैं, कुछ इसमें से पॉइंट देख लेते हैं वनों वाले। जो वन है, वन में हमारा सबसे फर्स्ट नंबर है एमपी का, सेकंड नंबर है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, और थर्ड नंबर में हमारा आता है छत्तीसगढ़। ठीक है साथियों, तो ये कुछ वन से रिलेटेड फैक्ट हो गए, मैं थोड़ा याद भूल गया था पहले। भारत में खरीफ मौसम का प्रमुख दलहन है, जो खरीफ का प्रमुख दलहन है वो कौन सा है? देखिए साथियों, जो हमारी अरहर खरीफ में बोई जाती है, बिल्कुल, मूंग भी खरीफ में बोई जाती है, उड़द भी बोई जाती है, लोबिया भी बोई। लेकिन साथियों इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये हम रबी में भी बो देते हैं, जायद में भी बो देते हैं, ये भी रबी में बो दी जाती है, ये भी रबी में बो दी जाती है। तो हमारी अरहर ही एक ऐसी चीज़ बचती है जो कि क्या है, खरीफ की प्रमुख दलहन फसल मानी जाती है, क्योंकि ये खरीफ में बोई जाती है और जाकर रबी की फसलों की कटाई के साथ इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो अरहर इसकी प्रमुख फसल हो जाएगी। इसका वैज्ञानिक नाम हमारा कजान है। इसका प्रमुख स्थल अफ्रीका है, उद्गम स्थल, और इसमें प्रोटीन 21 से 26% पाई जाती है। कितनी साथियों? 21 से 26% इसमें प्रोटीन पाई जाती है जी साथियों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत गिडार व्हाइट ग्रब बीटल्स प्रौढ़ अंडा देती है, ये कहाँ पर अंडा देती है? तो ये क्या, मिट्टी में अंडा देती है साथियों। कहाँ पर? मिट्टी में। केंद्रीय रेशम कीट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? CSRTI, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा कहाँ है? मैसूर में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये कहाँ पे? मैसूर में साथियों जी। केंद्रीय जो हमारा रेशम बोर्ड है, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में बेंगलोर में होती है। कहाँ पर? बेंगलोर में होती है जी साथियों। देखिए, जो केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन है, जो केंद्रीय रेशम बोर्ड एक्ट आता है हमारा 1948 में, उसके बाद में होती है। ठीक है साथियों जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा 152वां। रेशम उत्पादन में रेशम कीट को शहतूत के पौधों पर पाला जाता है, तो जो क्या कहलाता है? देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेशम उत्पादन होता है, रेशम के कीटों को पालना, रेशम प्राप्त करने के उद्देश्य से जो रेशम कीट पालन किया जाता है उसे हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक। और जो हमारा मोरिकल्चर होता है, मोरिकल्चर शहतूत के पेड़ों में रेशम कीट को पालना मोरिकल्चर कहलाता है। और यहाँ पे हमारा कुछ एपीकल्चर क्या, हमारा मधुमक्खी का पालना एपीकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर फलों और फलों के उत्पादन को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं जी साथियों। देखिए, रेशम उत्पादन में हमारा फर्स्ट स्थान कर्नाटक का है। किसका? कर्नाटक का है। और सेकंड स्थान हमारा
सेकंड स्थान असम का आता शायद में। और देखिए विश्व में यदि हम देखते हैं तो विश्व में पहला चीन का है और दूसरा हमारा भारत का है। हमारा भारत रेशम उत्पादन में सेकंड स्थान में आता है और पहले नंबर पे चाइना आता है। तो साथियों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।